धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा दुनिया भर की दिलचस्प खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स में वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर जो आपके प्रोफेशन को सूट करती है, भारतीय मीडिया, खासकर कुछ मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक हेलीकॉप्टर के आने के बाद से खबर कुछ ऐसे चला रहे हैं कि साहब अमेरिका से 3 अपाचे आ गए हैं, अब भारतीय सेना में रिटायर्ड हो जाएगा मिग-21। और जहां तक कि मुझे जानकारी है, मिग-21 एक फाइटर जेट है और ये अपाचे जो है वो एक हेलीकॉप्टर है। तो ये जो खबर चल रही है, इस पर आप कैसे, क्या जानकारी देंगे? देखिए, दोनों दो चीजें हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। और अपाची का डील हमारा अमेरिका के साथ बहुत पहले हो रखा है। उसके पहले, ये अभी के गवर्नमेंट के पहले, कांग्रेस का जब वक्त था, तो बेसिकली हमारे पास फ्रेंच का वो छोटा मोटा चेतक चीता हेलीकॉप्टर होता था, जिसे वहां की भाषा में एलुएट 2, एलुएट 3 कहते हैं। या खासकर सोवियत समय का मी 4 सुना होगा, मी 8, मी 25, उसका फाइटर भी होता था, जो भी है का 24, 26 या जो भी है वो सब होता था। अभी अपाची जो है AH-64E नॉमेनक्लेचर है उसका, उसका 2015 से ही आना शुरू हुआ था। 2020 तक वह करीब 20 से अधिक अपाची थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। अभी जो मीडिया में आ रहा है उसमें 5 या 6 अपाची आ रहे हैं, वो इंडियन आर्मी के लिए भी है। आर्मी का अपना एविएशन है, दोनों के बीच में टर्शन होते रहता है। एयरफोर्स कहता है कि हमारे पास होना चाहिए, लेकिन अब आर्मी के पास है। और किसी भी बड़े मिलिट्री के पास, जैसे अमेरिका वगैरह का बहुत बड़ा हो गया, उनकी आर्मी नेवी के पास अपना फाइटर हेलीकॉप्टर होता है। ये आ रहे हैं, तो ये बात हो गया। मिग-21 अंततः जब फिल्म बना था कि ये फ्लाइंग कॉफिन है वगैरह वगैरह है, जो हुआ था तमाशा, और वास्तव में एक्चुअली दिक्कत भी था। मिग-21 का जो अगला एडवांस वर्जन मिग-21 20 आया था, वो आया था, हुआ नहीं। लेकिन अब सितंबर 2025 यानी इस साल इसको अंततः इसकी विदाई कर दी जाएगी, 6 दशक के बाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, मुख्य रूप से इसके कई तरह के फाइटर आ रहे हैं। अभी हमारा जो फ्रांस के साथ राफेल का डील हुआ, हालांकि अभी उसका क्या भविष्य है मैं नहीं बता सकता हूं। अमेरिका भी F-35 वगैरह के पीछे है। उधर रशिया भी Su-50 क्या है उसका, Su-34 के बाद से वो अगला उसका वर्षन दे रहा है, 57 वो देने की बात कर रहा है। इस बीच में HAL से हम जहाज ले रहे हैं तेजस, नाम सबने सुना होगा, LCA Mark 1A, और करीब करीब 100 से अधिक, 180, 150 से अधिक, यानी 20 के एक स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन की बात हो रही है। कुल हमारे पास 42 स्क्वाड्रन का स्टैब्लिशमेंट, यदि ना भी बढ़ाया जाए तो उसमें आने की बात है। तो अभी तेजस का मार्क 2 भी आएगा। मार्क 2 कहते हैं कि वह जो जनरेशन कहते हैं ना, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, तो वह 4.5 यानी 5वां जनरेशन को टच करता हुआ आएगा। स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी, लॉन्ग रेंज का मिसाइल्स होगा, सब कुछ होगा। तो ये हमारे भारतीय वायुसेना की अपग्रेडेशन हो रहा है। हेलीकॉप्टर अलग है, एयर डिफेंस का हम तो सुन ही चुके हैं, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे S-400 है, हमारा आकाश है। लेकिन इस युद्ध में जो 4 ही दिन का हुआ, हमारे सब के सब आर्मी, नेवल और जितने चीफ हेड हैं, सबकी आंखें खुली हैं और वो बता रहे होंगे कि भाई यह मिलिट्री जो है वह किसी धर्म या राजनीति से नहीं चलेगा। मिलिट्री का प्रोफेशन अलग है। हमको स्वतंत्रता दो, हमें इस तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट दो, हमें फाइटिंग की कैपेबिलिटी दो, हमें खुद का डेवलप करो, DHL करता है तो। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन बात वही है कि आज जो मीडिया में एंकर बैठा हुआ है वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। आ रहा है हेलीकॉप्टर है और बंद होने जो जा रहा है वो फाइटर जेट है, लेकिन दोनों खबरों को वो इस तरीके से बता रहा है कि जैसे मिग-21 का विकल्प बनने जा रहा है अपाचे। खैर, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरों का। कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता काहे उतर गई है सर? केवल कीफ नहीं, वहां से शुरुआत हुआ, करीब 1000 से अधिक लोग आए।
और यह जो है उड़ीसा में और अन्य क्षेत्रों में भी फ्रैंकिस करके जगह है, वहां भी कई जगहों पे, मतलब दर्जन भर के आसपास जगहों में, और कुल मिला के हजारों लोग सड़कों पर आए हैं। और यह पहली बार हुआ है, जबकि आज से 3 साल पहले से युद्ध शुरू हुआ था तो जनता सीधे की सीधे जेलेंस्की के खिलाफ आई है। जेलेंस्की क्या कर रहे हैं कि वहां का जो एंटी करप्शन विंग है, वो उसको कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस मिला हुआ। जैसे याद होगा 2012-13 में जन लोकपाल बिल के लिए हमारे यहाँ बड़ी जबरदस्त आंदोलन हुआ था, कुछ स्वतंत्रता दो और सारा का सारा क्राइम करप्शन खत्म हो जाएगा। हालांकि वह सब कहां चला गया छोड़ दीजिए, तो अलग मसला है, फिर कभी बातें होंगी। तो उस तरह से एक दूसरा बेहतर उदाहरण दें तो नेतान्याहू अपने यहां जुडिशरी का जो भी पावर है, इंडिपेंडेंस, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ जनता को कहीं ना कहीं लगता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास भी है उसको भी लगता है कि भाई ये कहने के लिए केवल एंटी करप्शन नहीं, पूरी जनता का जो भी हमारा स्वायत्ता है, जो भी हमारी प्रजातांत्रिक अधिकार है, ये लूट रहे हैं। और इसलिए वो खड़े हो गए हैं और ऐसे भी बौखलाए हुए थे कि भाई ये जो समय बड़ा तंग कर रहा है, जेलेंस्की के कारण हमारे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, 3 साल सर्दी की युद्ध हो गया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के हम चमचे बन चुके हैं। वैसे बाय द वे यह जो कानून को अपने मुट्ठी में ले रहा है, उनको कंट्रोल में कर रहा है, इस पे यूरोपियन यूनियन ने अपना बहुत ही पाखंड दिखाया। कहता है कि भाई यूरोपियन यूनियन में आने के लिए जो तुम्हारी स्वतंत्रता है जुडिशरी की, एंटी करप्शन विंग की, वो जारी रहनी चाहिए। जी कितनी स्वतंत्रता दे रहे हैं, क्या करें अपने इस नजाकत पर। ठीक है सर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो भी यूक्रेन से जुड़ी हुई है। नाटो चीफ के सामने जो यहाँ के ड्रोन निर्माता या ड्रोन चलाने वाले जो भी यूक्रेन के चीफ हैं, वो किस तरीके की डिंगे मार रहे हैं। अनमैन्ड व्हीकल के कमांडर, मेजर जनरल रैंक है उनका, जो भी नाम हो, और वहां नेटो के कई जगह घूम के आए हैं। और नेटो के चीफ के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी आपका एयरबेस देखा, जो भी सिक्योरिटी है, अधिक से अधिक हमारे 4 ड्रोन ऑपरेटर्स को टाइम दे दिया जाए तो 15 मिनट के अंदर में उसको बर्बाद कर देंगे। हमने रशिया के अंदर में ही जो किया है, वो उन्होंने एक स्पाइडर वेब ऑपरेशन जो किया था अभी कुछ समय पहले, महीना से अधिक हो गया, 40 बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को बर्बाद कर दिया था। और वैसे ही कर देंगे जैसे पर्ल हार्बर में है। हालांकि वो धमकी नहीं दे रहे हैं नेटो को, कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कष्ट से और कई इसके लिए कुर्बानियां देकर हमने अपने ड्रोन सिस्टम को ऐसा बनाया। हालांकि झूठ बोल रहे हैं, सारा ड्रोन बनाने में वह केवल यूरोपियन यूनियन नेटो ही नहीं, उनका तुर्की, अमेरिका और सब देश लगे पड़े हैं वहां को डेवलप करने में। ब्रिटेन भी उनके साथ है। जी अच्छा, तुर्की बड़ा कमाल का देश है सर। उधर वो रूस से भी दोस्ती रखता है, उधर वो रूस और यूक्रेन के बीच जो है कैदियों की अदला बदली भी कराता है, और इधर वो यूक्रेन का भी सपोर्ट करता है और रूस को भी अपने साथ रखने की कोशिश करता है। ये आज का एक अजीब सा क्योटिक सिचुएशन हो रखा है पूरे विश्व भर में। आप भारत का ही उदाहरण देख ले तो भारत एक तरफ जहां रशिया से अच्छा संबंध बनाना चाहता है और रशिया चाहता है कि हम तीनों का संबंध बेहतर रहे, यानी चीन भी अंदर रहे। भारत का चीन के साथ आर्थिक संबंध या डिपेंडेंसी कहें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पर भारत अमेरिका से जाके मिलके चीन के खिलाफ में क्वाड में शामिल होता है और वहां काम करता है, जबकि अमेरिका चीन की तरफ झुका चला जा रहा है। तो स्थिति अजीब है। तुर्की का इस मामले में कहें, शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि दोगलापन जो है, स्पेशली पैलेस्टीनियन भाइयों के स्वतंत्रता का जो संबंध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसके खिलाफ जो इस तरह की वह अपनी पाखंड दिखा रहा है, वह बहुत ही शर्मनाक है। जी आपने सही कहा कि वो पाखंड दिखा रहा है, वो शर्मनाक से भी मुझे लगता है परे है, लेकिन उनको तो शर्म आना अब खत्म ही हो चुका है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों की, और पहला जो अपडेट है वो कराची से आया, बड़ा दिलचस्प है। एयरपोर्ट पर जो कर्मचारी है वही चोर है। कर्मचारी मतलब पकड़े जाते हैं। एक जब ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जब उतरता है कराची पे, वो जिन्ना के नाम पे है वैसे, बाय द वे, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब वापस आती हैं तो उनको याद है, करे मेरा बैग छूट गया, तो उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह को बताया। तो तरीका होता है कि जाके ढूंढा, नहीं मिला। वो बैठी हुई थी, नहीं भाई मेरा बैग है, जरूरी चीजें उसमें। तो उन्होंने अपने जो सीसीटीवी था उसके थ्रू देखा, तो देखा कि उसका बंदा उठा के ले गया है। उठा के कहाँ ले गया, तो उसको डिपॉजिट करना चाहिए था यहाँ पे, वो लेके गायब हो गया।
उसको पकड़ा गया और उसको थमा दिया गया वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है। ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, हालांकि भारत में चूंकि सीसीटीवी और उसकी जानकारी है इन लोगों को तो थोड़ा कम है। पाकिस्तान में भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो सीसीटीवी का होना जरूरी है, हवाई जहाज के अंदर हो जैसे भी हो। और इन घटनाओं से छोटी छोटी चोरी के लिए, और वो बंदा हो सकता है महीने भर के लिए अंदर जाए। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और एक जो बड़ा घटनाक्रम है जो मुझे लगता है जो यूरोप में किया जा रहा है वो गाजा को लेकर हो रहा है, उस पर सवाल उठाना जरूरी बनता है। रोम में बैठकर कतर के और इजराइल के अधिकारियों से क्या बात करेगा सर स्टीव विटकॉफ? इसमें बहुत सारे एंगल हैं। रोम में गए हैं और वहां से हो सकता है फ्रांस भी जाएंगे ही, और फिर हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक हो तो कतर भी आए। मतलब लंबा प्रोग्राम है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो रोम में जहां तक है वहां पे मतलब जो भी यूरोपियन का सिचुएशन है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बाय द वे यहां पे एक घटना और घटती है कि जो 101 लोग भूख से मर गए, ये खुलेआम आ गया, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, और इसके बावजूद वह भूखमरी का की घोषणा नहीं कर रहे, क्या छोड़िए उसको। तो इस विषय पे यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी की जो हेड है, महिला है काजा कलास, वह कहते हैं कि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इसराइल के खिलाफ यदि मानवीय सहायता को नहीं जाने दिया। वह भी बकवास कर रही है, तो कोई पहला बार थोड़ी, वह 3 महीना पूरा रोक दिया, और वह भी किसके देखरेख में हो रहा है, तो इजरायली और अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो तुम्हें डाउट क्या है कि कहां से नहीं हो रहा है? और विटकॉफ जाके वहां पे, चूंकि अब हो सकता है यूरोपियन यूनियन की जनता खड़ी हो, हंगामा हो, और इन लोगों को मजबूरन फ्रांस और ये सब है कहना पड़े कि भाई हम इजराइल के खिलाफ ये कर रहे हैं, तो विटकॉफ जो है वह एक एमिसरी बन के, यानी ट्रंप के, जो कि चुनाव के दौरान कहते थे कि वह इजराइल को बाइडेन से ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए उनको वोट दे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय वहां का था, उनको ने कहा था कि मैं आते ही युद्ध बंद करवा दूंगा, जो कि खुलेआम झूठा निकला, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी जिसकी मैं बात कर रहा था चीन और उसके साथ, उसमें एक और बड़ा जो चीज है, वह ट्रंप कभी हां बोले कभी ना बोले, कर कुछ और दे। यह अजीबोगरीब इस सिचुएशन में है। उस हालत में विटकॉफ जाके सबको मनाने की बात कर रहे होंगे कि भाई कुछ दिन और करने दो, अब जहां तक पूरे गाजा पट्टी की बात हमारे हाथ में आने वाली है। क्योंकि दूसरी तरफ बात अफ्रीका के कई देशों से ये लोग कर रहे हैं कि भाई गाजा से जो लोग विस्थापित है वापस गाजा नहीं जाए, बल्कि अफ्रीका में अपने यहां तुम कर लो, जिस रूप में भी करो, अपने चाकर बनाओ, स्लेब बनाओ, बात अलग है, जैसे लीबिया को इन्होंने कर दिया। तो ये बहुत बड़ा घटना चक्र है। और नेचुरली फ्रांस जाएंगे तो यूरोप और का जो भी सपोर्ट हो रहा है यूक्रेन का, उसके बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि हमने जो भी पैसे लगाए हैं उसको वापस करो। ये बनिया लोग हैं, और साथ साथ बनिया लोग ऐसे लोग हैं जैसे कि बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत है। जी जो आपने कहावत कही है वो हर धंधेबाज पर लागू होती है। जिस दौर में सीरिया जल रहा है, बेडोइंग समाज के लोग आपस में भिड़े पड़े हैं ड्रूज कम्युनिटी से, या ड्रूज कम्युनिटी उनको मार रही है और वहां से उनको ना निकालने दे रही है, और निकाला जा रहा है तो उन पर फायरिंग कर रही है, उस दौर में सऊदी अरब के अंदर सीरिया को लेकर आर्थिक मंच की मीटिंग हो रही है। यानी कि उनको अपना धंधा दिख रहा है, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं सर। हम यूनेस्को के साथ नहीं रहेंगे, क्या इसलिए ट्रंप ने फैसला लिया क्योंकि यूनेस्को फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के तौर पर मानता है? यस, और दूसरा कारण कि वह इजराइल की निंदा भी करता है, और एंटी इजरायली मतलब एक तरह से कहें तो इसका स्टांस है। और ट्रंप का कहना है या व्हाइट हाउस का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो भी है एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फोरम जो है, यहां पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है। और अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इजराइल ने इस कदम का बहुत बड़ा स्वागत किया है कि यूनेस्को को छोड़ देना चाहिए, और ये 2-3 महीने में यूनेस्को से ये बाहर हो जाएंगे। और ट्रंप ये बार बार करते रहते हैं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हैं, किसी में शामिल होते हैं, कहीं पर धमकी देते हैं, कहीं पर कुछ भी कर देते हैं। तो ट्रंप जो है उनको लगता है कि दबाव की राजनीति, आगे बढ़ो पीछे हटो बाएं दाएं जाओ, इस तरह की राजनीति करने से लोग उनकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। यह नहीं समझ रहे हैं कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जहां तक ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात है, अब ट्रंप का उसी तरह का उदाहरण हो रहा है जैसे हमारे देश में बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर होता है कि गिरगिट कितना रंग बदल सकता है।
जी। बिल्कुल आप कह रहे हैं, आपने गिरगिट की बात की तो आज एक बयान छपा है ब्रिटेन के पीएम के स्टारमर का। वो कह रहे हैं कि उनके मंत्री उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। बताइए, वो लोग हैं जब सत्ता में नहीं थे तब क्या बोलते थे, आज सत्ता में आने के बाद बोल रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अरे देना चाहिए, करना चाहिए। टू नेशन सॉल्यूशन जो लंबे समय से पड़ा हुआ है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और एक और गिरगिट की बात करते हैं जिसका नाम है रजब तैयब अर्दोगान, जो राष्ट्रपति है तुर्की का। वो अपने यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। तो गाजा के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहा है लेकिन ताकत जरूर दिखा रहा है सर। जहां तक तुर्की की बात है या तुर्की की बात है, वहां की जनता बहुत खुश हो रही होगी कि वह भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल का जो क्लब है उसमें शामिल हो गया। टेफून या टेफन नाम है, जो कि अरबिक में उसको तूफान कहते हैं। और टाइफन जो हमारा मतलब वही है कि आंधी जो बवंडर उठता है उसका है, और उसका तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर का रेंज है, और एक बार हो गया है, आगे भी बढ़ेगा। और कहते हैं टोटली इंडिजिनस है। अब इसका तो मैं प्रूफ नहीं दे सकता कि पूर्णतः तुर्की में ही बना हुआ है, लेकिन इसकी संभावना इसलिए बनती है कि उनके पास जो भी उन्होंने इसके पहले ड्रोन्स बनाए थे और दूसरी तरह की चीजें बना रहे हैं, तो तुर्की इस मामले में काफी आगे बढ़ रहा है। और हम देखें, हमारी नजर से देखें, तो दुनिया में एक दूसरे को बर्बाद करने की ताकतें और तेजी से बढ़ रही है। यहां तक बिल्कुल कि आपसे। रीजनल पावर्स भी उसको उसमें पीछे नहीं आ रही है। जी। चलिए अब अगली खबर रुख करते हैं एक तरफ जहां दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है और कुछ लोग उसको तबाही की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो बता रहे हैं कि वो जिंदा है और इस समाज को, इस दुनिया को वो बचाना चाहते हैं। एक तरफ कोलंबिया से खबर छपी कि उसने अपने 80 छात्रों को बाहर कर दिया, और दूसरी तरफ कोलंबिया के वो छात्र महमूद खलील जाकर कैपिटल में बर्नी सैंडर्स से मिल रहे हैं। दोनों तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से बर्नी सैंडर्स इनसे मिलने आए थे। खैर कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों मिले। हम्म। और बर्नी सैंडर्स अपना फोटो के लेकर ट्वीट किया है। तो इसके पहले इस पे फिर से आता हूं मैं। ये 80 लोगों को जो आपने कहा, उसमें सस्पेंड भी हैं, निकाले भी गए हैं, और कई ऐसे लोग जिनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला था उसको रद्द कर दिया। और कहते हैं कि जो पिछले दौर में 2024 में जब शुरू इन्होंने किया था, जिसके कारण विश्व में अनेक जगह पर हजारों छात्रों दूसरे लोग सड़क पे आ गए थे। और यह जो है सो कि जायनोवाद के खिलाफ है, यह इसराइल के खिलाफ है, यह अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ यह कह रहे हैं कि एक तरह से एंटी नेशनल वर्क है, यानी गद्दारी है। हालांकि गद्दारी जैसा इसमें कुछ चीज नहीं आता है। और महमूद खलीफ जो कि इतने दिनों तक जेल में रहे, शायद 2 या 3 महीने तक रहे, अंततः छूट गए हैं, इनसे मिलकर ये अपने आप को बड़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, और खासकर अमेरिका में, जो कि उसके लड़ रहे हैं बर्नी सैंडर्स। एक चीज और बताऊं, बर्नी सैंडर्स जो भी है करना है, महमूद खलीफ से जो बातचीत हुआ तो बार बार सीएनएन के लोग पूछ रहे थे कि आप हमास को क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, हमास को आतंकी मानते हैं कि नहीं, सही बार बार पॉइंट उसके मुंह में पकड़ा। डाल रहे थे। हम्म। जी। ये बार बार कह रहे हैं कि उसके पहले मेरा मुद्दा है कि पैलेस्टीन के लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पैलेस्टीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं होता है तो हमास को मैं क्यों बोलूं, वह बेमानी है मेरे लिए। सबसे पहले मेरे लिए अहम मुद्दे ये हैं, और ये फिर भी लड़ रहे हैं अमेरिका में। और ये लोग जो हैं आंखें दिखा रहे हैं पूरी तरह खोल के अपने ही राष्ट्रपति को, जिसके पास बहुत ताकत है। जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इन लोगों के जज्बे को वाकई में सलाम किया जाना चाहिए कि डट कर उनके घर में, उनके गढ़ में खड़े होकर कह रहे हैं कि पहले तुम अपना रवैया बदलो, तब हम हमास के लेकर अपना जो भी नजरिया है वो बदलने की कोशिश करेंगे। अगली खबरों का रुख कर लेते हैं जो ट्रंप महान से जुड़ी हुई है, और इसमें जो पहला अपडेट ये है कि ट्रंप महान सबसे पहले चाइना जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान और भारत के दौरे की जो खबरें चल रही थी वो सब हवा हवाई हो गई सर? पाकिस्तान भारत कभी भी मैंने कहीं कंफर्मेशन नहीं देखा, हो सकता है बने। लेकिन चूंकि ट्रंप ने यह कहा कि चीन हमारा मित्र है, या इस तरह की कुछ प्रशंसा की। देखिए, ट्रंप की नीति यह है कि अपोजिशन को, एनिमी को इतना मारो कि कमजोर हो जाए, और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा के दोस्ती कर लो, जैसे उन्होंने ईरान के साथ किया। तो यहां पे चीन ने पूरी बराबरी दिखा दी, चीन ने अपनी ताकत दिखा दी, रेयर अर्थ देना बंद कर दिया। जो भी इनके कार और जो दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट बन रहे थे बंद होना शुरू हो गए, हाय तोबा मचना शुरू हो गया अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में। तो अंततः इन्होंने वहां अपना जो टैरिफ लगा रखा था उसको कम किया, चीन ने भी कम किया, बराबरी का दर्जा आया। तो इस पे चीन भी खुश हो गया, चीन भी तो व्यापारी देश है। उसने कहा कि भैया आप आए, और ट्रंप तुरंत तैयार हो गए। यह होता है बुलाहट।
नंबर टू, कहां मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। एक तो चीन में ही जा सकते हैं, जहां 3 सितंबर को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 80 वर्ष पहले, वर्ल्ड वॉर 2। तो वहां जा सकते हैं जहां पुतिन भी आ रहे हैं, और वो देखना होगा कि क्या तीनों मिलेंगे, या जो एपिक मीटिंग चल रही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग है, और वह जो है सो दक्षिण कोरिया में जहां शी भी जाने वाले हैं, वहां जाएंगे, यह देखने की बात है। लेकिन दोनों देश इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई दुनिया के हम महान देश, महान अच्छे अर्थ में नहीं, इस अर्थ में कि उनके पास आर्थिक ताकत है, पूरी दुनिया को लूट सकते हैं, यदि रोकते हैं आप तो उनके पास मिलिट्री पावर है, और रशिया भी तीसरा बनता है। देखते हैं रशिया को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं इसमें। जी, क्या चाइना से मिलने से पहले ये काम कर डालेंगे ट्रंप, या चाइना के मिलने के बाद करेंगे? मैं बात कर रहा हूं बराक ओबामा को जेल भेजने की। बराक ओबामा का पहले मैंने जो देखा, इनके साथ फोटो है, मेरे को आश्चर्य हुआ कि रे अंदर डाल दिए इसको, ऐसे कैसे हो सकता है? AI भूतपूर्व राष्ट्रपति को नहीं डाल सकते। तो वो एआई के द्वारा बनाया हुआ, खुद बैठे हुए हैं और कहते हैं, जो बहुत बड़ा झूठ है इस दुनिया का, हर देश के किसी भी पूंजीवादी संविधान या पूंजीवादी सत्ता के लिए, कि कानून सबके लिए समान है। यह सबसे बड़ा झूठा और बकवास चीज है। और कहते हैं इसके ऊपर कि इनकी जो तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा है कि जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, यानी जीत तो गए थे, उसमें ओबामा ने उस, जी 2016 में, हाँ 2016 में जो पहली बार, और उस समय ओबामा राष्ट्रपति थे, तो ओबामा ने कहा था कि रशिया इंटरफेयर कर रहा है, और इस तरह से इन्होंने ट्रंप को हराने की कोशिश की थी। और अब कह रहे हैं कि ट्रंप ने गद्दारी की थी, और इसलिए ट्रंप के खिलाफ कोशिश होनी चाहिए, हर तरह की साजिश का भंडा फोड़ने के ओबामा के खिलाफ सर। हाँ, ओबामा के खिलाफ। और ट्रंप ये कर रहे हैं, हालांकि ओबामा जेल में होंगे कि नहीं होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति को बहुत सारी वो मिली होती, छूट मिली होती है। लेकिन जितना भी झूठ बोलना हो, जितना भी आरोप लगाना हो, इस बंदे को उसमें मजा आता है ऐसा करने में, बोलने में। उसकी मतलब फितरत है, उसकी जेनेटिक ऑर्डर या डिसऑर्डर है। जी, आपने जो बात कही फितरत की, और आप जेनेटिक तक भी जा रहे हैं, तो मैं भारत में आ जाता हूं। कांग्रेस वाले बोलते जरूर रहे कि फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, फलाना भाजपाई भ्रष्टाचारी है, लेकिन सत्ता में रहने के बाद कभी किसी को जेल में नहीं डाल पाए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के आने के बाद जिन कांग्रेसियों के बारे में ये भी नहीं पता था कि भ्रष्टाचारी हैं, उन तक को उठा उठा के, विपक्ष के नेताओं को उठा उठा के जेल में डलवा दिया। तो ट्रंप भी डलवा तो सकता है सर ओबामा को, इससे आप इनकार तो कर नहीं सकते, अगर अपनी पे आ गया, भले ही बाइडेन उसको जेल में ना डलवा पाए हों। संभव है। देखिए, असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि कानून का तभी तक महत्व है जब तक कि खास सत्ताधारी को, हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम 100% ये है, कई बार असफल भी हो जाता है, क्योंकि अंदरूनी संघर्ष भी चलता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया, कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ने कहा। तो यह तो झूठ है, अंदर से कुछ लड़ाई चल रही है। तो वहां भी इस तरह की संभावना है, बनती है, संभव कुछ नहीं है। किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। और आजकल की दुनिया के अधिकांश लोग, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं, छोटे छोटे पूंजीपति वर्ग है, जिसको निम्न पूंजीपति वर्ग कहते हैं, उनको तमाशा बहुत पसंद है। वो डुगडुगी बज रहा है, बंदर नाच रहा है, लोग खड़ा होकर देख रहे हैं, हालांकि उसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। और इसी में उनको यह नहीं पता है कि उनकी धरती गायब होगी, सारा कायनात गायब हो गया, उनके जीने का आधार खत्म हो गया। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी आड़ में जो खेला किया जा रहा है, कि आपको कहा जा रहा है देख कबूतर, और पीछे से एक चपत लगा के आदमी निकल जा रहा है। जैसे एक फिल्म में एक हीरोइन ने इस सीन को बार बार किया, वो सबसे कहती थी उधर देख, और पीछे से मार के भाग जाया करती थी। वही सब कुछ पूंजीपति करता है, और आदमी कहीं और ही देखने में रह जाता है व्यस्त। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।